नमस्कार, मैं हूँ बीना खेमानी और आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हमारे साथ हैं सेना मेडल से सम्मानित कर्नल पवन कुमार। साथ ही इन्होंने करगिल के युद्ध में भी काफ़ी पार्टिसिपेशन किया है और साथ ही इस इंटरनेशनल वुमेंस डे पर हमारे साथ मौजूद हैं दो ऐसी गर्ल पावर जो हम सबके लिए एक मोटिवेशन है। स्वागत है आप सब लोगों का टीएनए न्यूज़ में। सबसे पहले दृष्टि में आपसे जानना चाहूँगी कि एनसीसी ज्वाइन करने के लिए आपने क्यों सोचा और एनसीसी ज्वाइन करने के बाद में आप अपने आप में क्या चेंजेस देखते हैं? एनसीसी ज्वाइन करने के लिए मैंने इसलिए सोचा था कि मुझे आर्म्ड फोर्सेस में जाना है। मैं जब 7th स्टैंडर्ड में थी, 7th 8th मैं हाई स्कूलिंग की तरफ बढ़ रही थी, तब मैंने देखा कि यूनिफॉर्म एक अलग रिस्पेक्ट देता है, यूनिफॉर्म एक अलग पर्सनालिटी डेवलप करता है। तो मैंने सोच लिया था कि अगर स्कूल में नहीं तो एटलीस्ट मैं कॉलेज में तो एनसीसी ज्वाइन करूँगी ही करूँगी। और एनसीसी में आने के बाद मुझ में खुद इतना बदलाव मुझे महसूस हो रहा है कि डिसिप्लिन मेरे में चेंज हो गया है, मेरे में पंक्चुअलिटी आ गई है। मैं देख रही हूँ कि पर्सनालिटी कैसे डेवलप हुई है मेरी। मैं अब खुद में वो चेंज महसूस कर रही हूँ कि हाँ, अभी मैं खुद को अगर बाहर जाऊँ तो रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। मनदीप कौर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने एनसीसी ज्वाइन किया, उसके बाद में आप क्या चेंजेस अपने आप में देख रही हैं और एक लड़की जब एनसीसी ज्वाइन करती है तो उसके लिए क्या क्या कठिनाइयाँ पेश आती हैं? या श्योर मैम, बताना चाहूँगी कि एनसीसी ज्वाइन करना मेरा पहले से ये सपना नहीं था, मोटिव नहीं था। मैं पहले यहाँ पे रहती भी नहीं थी। महिसागर के पास नंदेसरी करके गांव है, मैं वहाँ पे पहले रहती थी और मैंने अपनी 10th तक की स्टडी वहीं पर कंप्लीट की थी। और एनसीसी मैंने सुना था कि काफ़ी स्कूल्स में एनसीसी होता है, लेकिन किस तरह से उसमें क्या क्या होता है वो मुझे कुछ उसका आइडिया नहीं था। लेकिन जब फिर मैंने 12th के बाद यहाँ पे हम लोग शिफ्ट हुए, यहाँ पे मैंने MESU में मैंने स्टार्ट किया एजुकेशन अपना। तो पहले तो फर्स्ट ईयर में मैं रेगुलर कॉलेज आती थी अटेंड करने के लिए लेक्चर्स। उसके बाद एक दिन कुछ कैडेट्स आए आर्मी विंग के वहाँ पर एडवर्टीज़मेंट करने के लिए। तो जब उनका मैंने यूनिफॉर्म देखा, वो जो फर्स्ट लुक था वो पहला ही, मतलब कि किस तरह से उन्होंने मेडल्स लगाए हुए थे और उनकी यूनिफॉर्म इतना, वो बहुत एक अफेक्ट कर गया मुझे। और वहाँ से मुझे हुआ कि नहीं, अब मुझे ज्वाइन करना है। फिर धीरे धीरे मैंने स्टार्ट किया कि कहाँ पर एयरविंग एनसीसी है। आर्मी का तो मुझे पता चल गया कि यहाँ पर है। नेवल विंग के मेरे सामने एक भैया रहते थे तो मुझे पता था कि वहाँ पर नेवल विंग का भी है, लेकिन एयरविंग का है कि नहीं वो ढूंढने में मैंने काफ़ी ट्राई किया। क्योंकि यहाँ से तो यहाँ पर वडोदरा में काफ़ी टाइम से रहती हूँ और ये बात नॉर्मल है कि जहाँ पर रहते हैं वो वहाँ का कुछ पता होना चाहिए, लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कुछ नहीं पता था। क्योंकि वो छोटे से गांव में वहाँ पर रहना और फिर सुबह स्कूल जाना, शाम को ट्यूशन और फिर घर, सिर्फ मेरी ये रूटीन थी। फ्रेंड्स के साथ इतना घुलना मिलना भी नहीं, क्योंकि वहाँ पर फ्रेंड्स मेरे इतने थे नहीं, सब फ्रेंड्स सिटी साइड के थे, मैं सिर्फ वहाँ पर अकेली थी। फिर धीरे धीरे मैंने जाना कि मैं खुद अकेली वहाँ पर गई, ढूंढा कि कहाँ पे कीर्ति स्तंभ कहाँ पर है, नवलखी ग्राउंड कहाँ पर है, राजमहल रोड कहाँ पर है। वो ढूंढ के मैं एयरविंग अपनी एनसीसी यूनिट ढूंढी और फिर मैंने पहले कॉल भी किया था। मैंने पहले गूगल पर सर्च किया था कि कहाँ पर है एयरविंग एनसीसी, वडोदरा में है भी कि नहीं। और फिर वहाँ से मुझे मैम ने रिसीव किया कॉल, तो उन्होंने बताया कि एनरोलमेंट ख़त्म हो चुका है और अभी आपको नेक्स्ट ईयर ही चांस मिलेगा। तो वो चीज़ काफ़ी हर्ट की मुझे कि मौका चला गया। लेकिन मैंने सोचा कि एक बार खुद जाके पर्सनली मैं ट्राई करती हूँ, क्योंकि फ़ोन पे बात करना और खुद जाके वहाँ पे चेक करना एक अलग चीज़ होती है। तो मैंने वाया इन्फॉर्मेशन निकला कि कहाँ पर है ये यूनिट। पे मैं गई और मैंने फिर वहाँ से फॉर्म लिया और फिर मैंने ज्वाइन किया। और जैसे कि आपने बताया कि क्या मुझ में, मैंने खुद में क्या डेवलपमेंट होते हुए देखा है, तो मुझ में बहुत ये बड़ी चीज़ थी स्टेज फियर। मैं नहीं खुल के बात कर पाती थी, तो वह काफ़ी डेवलप हुआ है और खुद की पर्सनालिटी को भी मैंने काफ़ी डेवलप किया है इन 3 सालों में और आगे भी मैं इस तरह से करती रहूँगी। और जैसे कि चैलेंजेस की आपने बात की, तो हाँ मैम, बहुत सारे चैलेंजेस हैं। ये नॉर्मल है कि हर क्षेत्र में गर्ल्स को खुद को प्रूफ करने के लिए, अपनी जगह बनाने के लिए बॉयज़ से ज़्यादा प्रूफ करना पड़ता है खुद को, अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को वो हासिल करने के लिए। तो ये बात मैम एनसीसी में भी है। कम्प्लीटली हम नहीं कह सकते कि ये चीज़ है, लेकिन कुछ हद तक ये चीज़ है। जैसे कि मैम कुछ कॉम्पिटिशन्स आते हैं, तो उसमें जो वैकेंसीज़ होती हैं, जितनी वो बॉयज़ के लिए आती हैं उतनी वो गर्ल्स के लिए नहीं आती हैं। तो वहाँ पर जितना बॉयज़ ट्राई करते हैं अपना 100%, तो मोर देन दैट गर्ल्स को उसमें करना पड़ता है अपनी वो जगह बनाने के लिए, वहाँ पर प्रूफ करने के लिए कि मैं ये कर सकती हूँ, ये मेरी जगह है, वो वहाँ पे कॉम्पिटिशन्स में करने के लिए। और उसके अलावा कुछ कॉम्पिटिशन्स ऐसे आते हैं जिसमें गर्ल्स की वैकेंसीज़ होती ही नहीं है, सिर्फ बॉयज़ की होती है। तो ये काफ़ी चैलेंजिंग चीज़ है मैम।
सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एनसीसी में हर कोई पार्टिसिपेट कर सकते हैं, पर एक ख़ास करके एक लड़की को एनसीसी ज्वाइन करने में आप क्या मोटिवेट करेंगे कि क्यों उनको ज्वाइन करना चाहिए, और साथ में आप पेरेंट्स को भी क्या मैसेज देना चाहेंगे कि भाई आप आपके डॉटर को या आपका सन है, स्पेशली लड़कियां हैं, आपकी जो लड़कियां हैं उनको आप मोटिवेट करिए, आप एनसीसी एटलीस्ट उनको ज्वाइन करवाइए। ओके, एनसीसी का बेसिक मुद्दा और जो टारगेट हम करते हैं वो है किसी भी कैडेट में, बच्चे में डिसिप्लिन पैदा करना। एंड इन माय ओपिनियन आई थिंक गर्ल्स में डिसिप्लिन अगर होता है तो ना केवल वो अपना फ्यूचर देखती है बल्कि पूरे फैमिली को वो डिसिप्लिन करती है, अपने परिवार को शादी करने के बाद हस्बैंड, बच्चों को वो चीज़ सिखा सकती है। तो विज़ावी बॉयज़ आई थिंक गर्ल्स को ज़्यादा अहमियत है एनसीसी जैसी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करने से, जिससे कि वो अपना भी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करे, अवेयरनेस बढ़ाए, उनका एक्सपोजर बढ़ता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस एज अभी बच्ची ने बताया, ये एक अपने आप डेवलप हो जाता है मोमेंट यू वेयर यूनिफॉर्म। एज बोथ द चिल्ड्रन हैव ब्रॉट आउट के यूनिफॉर्म में अपने आप को देखना ही एक अपने आप में गौरवान्वित होता है। गर्व की बात है। हाँ, तो लड़कियों के लिए मैं मेरे ओपिनियन में आई थिंक इनके लिए ये ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मोर देन बॉयज़। जी बिल्कुल। सर आपके दो कैडेट्स हैं, मनदीप कौर और दृष्टि पाटिल, इन्होंने एक अचीवमेंट हासिल किया है। हाँ जी। तो वो अचीवमेंट का नाम है DGNCC। तो इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बाकी मैं इन दोनों से भी उनका एक्सपीरियंस पूछूंगी और उनको क्या मतलब कैसा लगा उनको अवार्ड लेते, पर उसका इम्पोर्टेंस आप बताइए। देखिए, DGNCC डायरेक्टर जनरल नेशनल कैडेट कोर दिल्ली में हेडक्वार्टर है और पूरे ऑल ओवर इंडिया इसके 17 डायरेक्टरेट हैं। तो पूरे सारे 17 डायरेक्टरेट्स में से लाखों करोड़ों बच्चे हैं। पूरे साल भर जो बच्चा कोई सराहनीय काम करता है, कोई स्पेशल अचीवमेंट वगैरह है, ऐसे बच्चों को DGNCC की तरफ से कमेंडेशन कार्ड, एक तमगा दिया जाता है जिससे उन्हें प्रोत्साहित किया जा सके और लोगों को भी प्रोत्साहन मिले कि भाई आप लोग कुछ हासिल करें तो आपका रिकग्निशन होगा। उसी के तहत दोनों बच्चियों को DGNCC की तरफ से एक कमेंडेशन कार्ड इस साल मिला है। सर कितना डिफ़िकल्ट होता है ये अवार्ड हासिल करना? मैं जैसे बताया कि लाखों करोड़ों बच्चों में से आपको सेलेक्ट होना है, तो विद इन डायरेक्टरेट अगर हम देखें अहमदाबाद में ही 5-6 ग्रुप हैं, उनमें इतनी यूनिटें हैं। आप ये समझ लीजिए कि पूरे इंडिया में से सेलेक्ट होकर बच्चियां गई हैं, उनमें से ये 2 हैं। तो इट इज़ रियली मैटर ऑफ ग्रेट प्राइड, स्पेशली हमारे बड़ौदा ग्रुप के लिए कि 2 बच्चियां हमारे यहाँ से सेलेक्ट हुई हैं। काफ़ी मोटिवेट करेंगे दोनों कैडेट्स। हाँ जी, हाँ जी। जो भी इस शो को देख रहे हैं वुमेंस डे पर, काफ़ी मोटिवेट होंगे सब लोग। मनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको DGNCC अवार्ड मिला है, तो ये सर ने तो हमें इम्पोर्टेंस बताया इसका, आप बताइए आपका क्या एक्सपीरियंस रहा, आपने कितना एफ़र्ट किया इसके लिए, आपने लड़कों को ओवर पावर किया, इतने सारे कैडेट्स थे उसमें से आप अकेले निकल के आई हैं, तो किस तरीके से पूरा एक एटमॉस्फेयर हमको क्रिएट करना पड़ता है? यस मैम, जैसे कि सर ने बताया कि डायरेक्टर जनरल कमेंडेशन कार्ड एक एप्रिसिएशन अवार्ड होता है मैम, जो मतलब उन कैडेट्स को दिया जाता है जो ओवरऑल खुद को किस तरीके से डेवलप कर रहे हैं, अपने फियर्स को ओवरकम कर रहे हैं। तो वो हर एक छोटी चीज़ ऑब्जर्व की जाती है और इस तरीके से फिर आगे नाम भेजे जाते हैं इसके लिए और फिर उसको कमेंडेशन अवार्ड दिया जाता है मैम। जो NCC के जो निर्देशक होते हैं उनके द्वारा अवार्ड दिया जाता है ये। और बताना चाहूँगी कि जैसे कि मेरा एनरोलमेंट जब हुआ था एयरविंग में 2018 में हुआ था, तो तब जैसे कि मैंने बताया कि मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे कुछ पता नहीं था। वो मतलब एक खाली यूनिफॉर्म देखकर, उनके मेडल्स देखकर, उनके बोलने का तरीका देखकर मैंने ज्वाइन किया। मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा वो चीज़। तो उसके बाद जब फर्स्ट संडे परेड्स कुछ थी तो उसमें तो मैंने सिर्फ ऑब्ज़र्व किया कि हमारी यूनिट का एटमॉस्फेयर क्या है, किस तरीके से काम अलॉट हो रहा है, किस तरीके से ऑर्डर्स को ओबे किया जा रहा है, हर काम किस तरीके से हो रहा है। तो मैंने वो चीज़ पहले देखी। और जब हम रिटर्न के लिए आए थे एग्ज़ाम्स के लिए वहाँ पर एनरोलमेंट के टाइम पर, तो मैंने ये भी देखा था कि काफ़ी लड़कियाँ ऐसी थी जो A30 होल्डर थी और मुझे तो एक्सपीरियंस भी नहीं था वो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वहाँ पे ड्रेस में गई थी, मैं ट्रैक में नहीं गई थी। सब लड़कियाँ ट्रैक में गई थी लेकिन मैं वहाँ पे ड्रेस में गई थी।
तो वो चीज़ मुझे बहुत हुआ कि इन सबको तो काफ़ी कुछ आता है, मुझे कुछ भी नहीं आता है। लेकिन धीरे धीरे मैंने सीखा और फिर मैंने इनिशिएटिव्स लेना स्टार्ट किया। मुझे स्टाफ ने भी देखा कि ये लड़की सही से कर रही है, तो उन्होंने सामने से मुझे काफ़ी सारे काम दिए और मैंने टाइम टू टाइम अपने सारे काम ख़त्म किए और कुछ शिकायत का उनको मौका भी नहीं दिया। फिर इस तरीके से फर्स्ट ईयर में मैं काफ़ी नॉलेज दिया गया था कि कौन से कैंप होते हैं, क्या क्या होता है। तो तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे ऑल इंडिया बायोसैनिक कैंप जो नेशनल कैंप होता है मैं वो करूँगी और मैं आरडीसी रिपब्लिक डे कैंप भी करूँगी। ऑल इंडिया बायोसैनिक कैंप मैंने किया, लेकिन बिकॉज ऑफ माई एग्ज़ाम्स मैंने आरडीसी नहीं कर पाई मैं। तो और जब जिसमें कि ये कैंप नेशनल कैंप ऑल इंडिया बायोसैनिक कैंप के लिए जब वो स्टार्ट हुआ तो मुझे अभी भी याद है कि 6 मई को प्रैक्टिस स्टार्ट हो गई थी, ट्रेनिंग, और मैं यहाँ पर नहीं थी, मैं पंजाब में थी। तो उस टाइम पर जब मुझे न्यूज़ मिली कि स्टार्ट हो गया है तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की मेरे पेरेंट्स से कि उनको कन्विंस करने का ट्राई किया कि फटाफट आप रिजर्वेशन करवा लीजिए, मुझे बस ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है। अगर आपको नहीं जाना है मत जाइए, मेरी रिजर्वेशन करवा दीजिए, मैं अकेली चली जाऊँगी, मुझे ट्रेनिंग ज्वाइन करना है। लेकिन फिर फाइनली यहाँ पर आए, फिर अर्ली मॉर्निंग का जो ट्रेनिंग होता है वो ज्वाइन करना, फिर अलग अलग सेशंस होते हैं पूरे डे में, ड्रिल की प्रैक्टिस होती है, पीटी होता है, जो कॉम्पिटिशन्स होने वाले होते हैं उसके बताते हैं कि किस तरह का रिटन कैसा होता है, वो सब चीज़ें होती हैं। उसमें पार्टिसिपेट किया, फाइनली मेरा सिलेक्शन हो गया फिर ऑल इंडिया बायोसैनिक कैंप के लिए, और वह जोधपुर में हुआ था 2019 में। मैं ड्रिल कंटीजेंट में थी और गुजरात डायरेक्टरेट ऑल ओवर इंडिया 3rd आया था ड्रिल में। तो ये भी काफ़ी बड़ी अचीवमेंट है गुजरात डायरेक्टरेट के लिए। और फिर जब ट्रेनिंग चल रही थी ऑल इंडिया बायोसैनिक कैंप की तो उसमें मैंने फायरिंग की काफ़ी प्रैक्टिस की थी, मतलब बहुत सारी मैंने प्रैक्टिस की थी इसके लिए, फायरिंग के लिए, .22 फायरिंग के लिए। तो वो देखते हुए, मेरे स्किल्स को देखते हुए मेरी यूनिट ने फिर मुझे जो यहाँ पे शूटिंग कैंप होता है ऑल इंडिया जीबी मावलिंग का शूटिंग कैंप, मुझे उसकी प्रैक्टिस के लिए भेजा गया। बिकॉज सम रीजंस कोविड की वजह से कैंप नहीं हो पाया, लेकिन मैंने फिर वहाँ पे मुझे अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं वो कैंप में कर पाऊँ और आगे सीख पाऊँ, अपनी स्किल्स को और निखार पाऊँ। तो बहुत बड़ी मेरे लिए एक वो अच्छी बात थी मेरे लिए कि मुझे वो मौका मिला। और इसी मेरे जोश को देखते हुए, मेरा डिवोशन, मेरा डेडिकेशन को देखते हुए मुझे इस अवार्ड से नवाजा गया। मैम, आपको बहुत सारी लड़कियां जो आपके ग्रुप में हैं वो आपको देख भी रही होंगी और आपसे मोटिवेट भी हो रही होंगी कि हमको भी एनसीसी ज्वाइन तो करना ही चाहिए। इसमें मनदीप, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि दृष्टि, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको डीजी एनसीसी अवार्ड मिला तो आपके पेरेंट्स का कुछ बताइए, एक्सप्रेशन कैसे, क्या खुशी महसूस हुई उस वक्त? क्या उनको पता था कि इस अवार्ड का क्या इम्पोर्टेंस है? नहीं, एक्चुअली तो मुझे भी नहीं पता था कि ये अवार्ड मुझे मिलने वाला है या ये अवार्ड होता है। बस मैं सेकेंड ईयर में जब आई, फर्स्ट ईयर तो सिखाने में ही चला जाता, सीखने सिखाने में, कि क्योंकि कैंप नहीं होता। सेकेंड ईयर में आके हम कैंप करते कि 10 दिन का कैंप होता है, अच्छा सीनियर्स के साथ मिलते जुलते हैं कि हाँ कैंप में ये हमको एक्टिविटीज़ करनी होती है। फिर धीरे धीरे पता चला कि आरडीसी क्या होता है, वीएससी क्या है, एनएससी क्या है, टीएससी क्या है। जैसे मनदीप ने बताया कि वायुसैनिक कैंप होता है, वैसे आर्मी में होता है थल सैनिक कैंप, एक मेन कैंप होता है, और आरडीसी तो तीनों विंग के लिए होता है। तो मैंने रिपब्लिक डे कैंप अटेंड किया था। तो उसके बाद मुझे लगा कि मैंने, चलो एक अचीवमेंट तो मेरी आ गई है। आरडीसी कैंप एक वन ऑफ द बेस्ट कैंप माना जाता है एनसीसी जर्नी में। सारे लोग ऐसा चाहते हैं कैडेट्स की मैं एक बार तो राजपथ पे चलूँ, यूनिफॉर्म पहन के, वो बैच पहन के, वो बैरेट पहन के प्रेसिडेंट को सल्यूट करूँ। तो मुझे भी था, तो मैंने किया, तो एक अचीवमेंट हासिल हो गया मेरा। फिर मैंने सोचा कि एक अचीवमेंट से तो काम नहीं बनेगा, तो और क्या चाहिए। फिर मेरे को सुनने में आया कि जो राजपथ में कमांडर थी श्रीष्मा हेगड़े फ्रॉम कर्नाटका एंड गोवा डायरेक्टरेट, शी गॉट द डीजी कमेंडेशन। तो मैंने पूछा कि व्हाट्स दैट, कब मिलता है, कैसे मिलता है। तो मुझे पता चला कि अब जब आप एनसीसी में कोई उत्कृष्ट कार्य करते हो तब आपको ये डीजी की तरफ से प्रशंसा पदक मिलता है। तो मैंने सोचा कि ऐसा तो मैं क्या करूँ कि मुझे मिले। फिर लास्टली November 4 एनसीसी डे जो होता है तब पीडीएफ है, और तब मुझे पता चला कि ओके, आई हैव बीन रिकमेंडेड बाय माय सीईओ एंड आई एम गोइंग टू गेट द डीजी कमेंडेशन रियली सून। और उसके बाद मेरे पेरेंट्स को जब मैंने ये बताया तो वो भी खुश हो गए कि हाँ तूने सोचा था, तूने कर दिखाया। फर्स्ट ईयर से अचीव किया लड़की ने। हाँ, फर्स्ट ईयर से जो इतना मेहनत कर रही है। संडेज़ को हम जाते थे सुबह, कभी कभी मैं यहाँ पे पीजी में रहती हूँ, मेरी फैमिली वगैरह सूरत में है, तो खुद ही लंच वगैरह ब्रेकफास्ट बनाना पड़ता है। तो सुबह सुबह उठना नहीं हो पाता है, ऐसा होता है कि संडे एक मिलता है, लेक्चर्स वगैरह कॉलेज के नहीं होते तो आराम से उठते हैं, पर संडे को एनसीसी माना तो होता है, तो ब्रेकफास्ट बिना खाए हम
आते हैं 12-1 बजे छूटते हैं, तो लड़की ने जो मेहनत की है, पेरेंट्स भी सोचते थे कि खाए बिना जो संडे से इतने इन्वेस्ट किए हैं अपना टाइम, उसका कुछ ना कुछ अभी फल मिला है और मेहनत की है, तो पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ ऑन मी। और वैसे तो मैं नेशनल प्लेयर हूँ बास्केटबॉल की, तो उनको ऐसा था ही कि ये लड़की कुछ ना कुछ आगे करेगी, पर एनसीसी बास्केटबॉल में अचीवमेंट कर लिया है, अभी एनसीसी में आके क्या करेगी, तो उनको भी बहुत खुशी हुई। बहुत अच्छा, आप बहुत मोटिवेट कर रहे हैं। सर मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एनसीसी जो है वो डिसिप्लिन सिखाता है और एक फ़ौजी के लिए डिसिप्लिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और जब कोई एनसीसी ज्वाइन करता है तो वो एक आधा फ़ौजी बन के ही निकलता है। और लड़कियां एनसीसी में अभी मेरे हिसाब से काफ़ी रुचि ले रही हैं पहले के मुकाबले। एक आपके बारे में भी थोड़ा सा हमें बताइए कि आप सेना मेडल से भी सम्मानित हैं और करगिल वॉर में भी आपने पार्टिसिपेशन किया है, और साथ में आप गुजरात में अभी करंटली पोस्टेड हैं, तो गुजरात से पार्टिसिपेशन बहुत कम है, मतलब फ़ौज में जुड़ने का, तो वो आप उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ओके, सबसे पहले तो मेरे बारे में, मैं जून 1993 में सेना में कमीशन हुआ था, रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी में। आर्टिलरी एक वो ब्रांच है सेना की जो कि वो बड़ी बड़ी तोपों से डील करती हैं, जैसे कि बोफोर्स गन्स सुना होगा आप लोगों ने। और उसके कुछ सालों बाद मैं आर्मी एविएशन, जो सेना की एक फ्लाइंग वाली विंग है, एज अ पायलट की ट्रेनिंग लेके ज्वाइन किया, तो तकरीबन 10-12 साल मेरा फ्लाइंग का भी एक्सपीरियंस है। और इस दौरान मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं कारगिल वॉर में वहीं पे पोस्टेड था और उसमें हिस्सा लेने का मौका मिला, मुझे पुरस्कार भी मिला है। इसके अलावा सेना में भर्ती कार्यालय का भी एक थोड़ा एक्सपीरियंस मुझे है, और यहाँ आने से पहले मैं एक और एनसीसी बटालियन मध्य प्रदेश में कमांड करके आ रहा हूँ, जबलपुर से। तो 2 साल का वो तजुर्बा है और यहाँ पे तकरीबन 6 महीने हो गए हैं। अब यहाँ आने के बाद मुझे जो बेसिक फ़र्क नज़र आया, वो बच्चों में तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं नज़र आया है, बट अगर हम स्टैटिस्टिक्स के ऊपर ध्यान दें, डाटा पे ध्यान दें, तो जो एनसीसी के रिप्रेजेंटेशन है सेना में, वो गुजरात की तरफ से कम है बनस्पत दूसरे प्रदेशों को कंपेयर अगर हम करें तो। इसका जो कारण मुझे पिछले 5-6 महीने में समझ आया है, वो बच्चों में तो हमें कोई फ़र्क नहीं नज़र आया। उतना ही जोश, उतना ही जज्बा, जुनून, सब कुछ वही है जो बाकी देश के बच्चों में होता है। अभी तक हमें जो कारण अंडरस्टैंडिंग हुई है वो है शायद यहाँ पे पेरेंट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा उनको एनकरेज नहीं करते डिफेंस में जाने के लिए। शायद बिज़नेस की तरफ थोड़ा सा झुकाव ज़्यादा है इधर गुजरात में। बाकी हर फील्ड में गुजरात नंबर 1 है, इंफ्रास्ट्रक्चर, बिज़नेस, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, बट आई थिंक डिफेंस की रिप्रेजेंटेशन गुजरात से कम है। इसका एहसास सभी को है। हमारे नए एडीजी साहब जनरल कपूर साहब हैं, अपने ग्रुप कमांडर बड़ौदा के हैं ब्रिगेडियर DS रावत साहब, उन सब का भी यही विचार है कि अभी हमें इस चीज़ का थोड़ा सा बदलाव जो है हम चाहते हैं लोगों में, पेरेंट्स में आए, और उसके लिए आप जैसे रिस्पॉन्सिबल जो मीडिया चैनल्स हैं उनके थ्रू हम लोग चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चीज़ को समझें। दुनिया में कोई भी कीमत, करोड़ों रुपए भी वो आपके कंधे पे वो स्टार नहीं दिला सकती है। सही बात है। ये भावना जानना पेरेंट्स को और उनके ब्रदर सिस्टर्स को जानना ज़रूरी है कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, और आजकल तो सेना भी कोई कम पैसा नहीं देती है, अच्छी कंफर्टेबल लाइफ है। साथ ही साथ आपको वो अदर एक्टिविटीज़ लाइक स्पोर्ट्स, ख़ास तौर पे जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड हैं, एडवेंचर एक्टिविटीज़ में इंटरेस्टेड हैं, उनके लिए तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। सेना में आपको स्पोर्ट्स या एडवेंचर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना है, वो सारी सुविधाएं दी जाती हैं, साथ साथ आपका जॉब भी है, जो कि शायद बाहर कॉर्पोरेट में या बिज़नेस में वो आप नहीं कर सकते हैं। एम है कि अगले 1-2 साल में डायरेक्टरेट और ग्रुप का ये मकसद रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम मोटिवेट करें ताकि और लोग सेना में गुजरात की तरफ से परिवर्तन आएगा, Let's hope. आएगा, पर आएगा Let's जरूर hope. परिवर्तन। Let's hope. कैडेट मनदीप और कैडेट दृष्टि को देखकर तो अभी जो देख रहे होंगे परिवर्तन, तो सोचेंगे कि हमको भी एटलीस्ट एनसीसी ज्वाइन तो करनी है। अभी आपने एनसीसी ज्वाइन किया, अभी आप आगे क्या करना चाहेंगे, किस फील्ड में जाना चाहेंगे आप? आगे मैं सोच रही हूँ कि मैं एनसीसी से सी एंट्री से एग्ज़ाम दूँ। एसएसबी मतलब रिटर्न नहीं देना पड़ता है अगर आप सी सर्टी होल्डर है तो मैं
C30 एंट्री लगा के पहले तो SSB क्लियर करने का ट्राई करूँगी और साथ ही साथ मैं CDS का भी ट्राई करूँगी। मैं एक आर्मी ऑफिसर, डेकोरेटेड ऑफिसर बनना चाहती हूँ और साथ ही साथ गर्ल्स को मोटिवेट करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी फैमिली में ये मैं पहली बनूँगी कि कोई लड़की एक आर्म्ड फोर्सेस में जा रही है। तो मैं पूरा मेरा ट्राई करूँगी कि मैं जाऊँ। मनदीप, आप क्या इसके बाद करना चाहेंगे NCC के बाद? यस मैम, सेम जैसे कि दृष्टि ने बोला, मुझे भी मुझे इंडियन एयरफोर्स में जाना है और मुझे वुमेन इन ब्लू बनना है। हमारी जो यूनिफॉर्म है एयरफोर्स की वो काफ़ी अच्छी एकदम ब्लू कलर की, और उसमें जो बटन्स हैं सिल्वर कलर के, वो मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करते हैं। और मतलब कि जैसे कि जब मैंने बताया कि जब मैंने ज्वाइन की थी NCC, तो मैंने सामने वाले जो भैया हैं हमारे, वो नेवी में थे। मैंने आपको कहा था कि वो नेवी विंग में थे यहाँ पर NCC में। तो मैंने उन्हें कहा कि मैं काफ़ी कंफ्यूज हूँ भैया, मैं क्या करूँ, मैंने एयरविंग ज्वाइन करूँ, नेवी करूँ, या फिर मैं आर्मी विंग ज्वाइन करूँ, क्योंकि मैंने आर्मी का भी एनरोलमेंट का फॉर्म लिया था और एयरविंग का भी। तो उन्होंने मुझे बोला कि तू खुद सोच कि तुझे धरती पर रहना है, पानी में रहना है, या फिर तुझे उड़ना है। तो मुझे वो चीज़ काफ़ी वो अट्रैक्ट हुई। तो मुझे था कि मुझे वुमेन इन ब्लू बनना है कैसे भी करके। आज विमेंस डे है, आप दोनों का क्या मैसेज होगा? मैम, मैसेज यही है कि काफ़ी लड़कियां ऐसी हैं जो खुद को खुद ही कम समझ लेती हैं कि मैं नहीं कर सकती हूँ, मुझ में इतना पोटेंशियल है ही नहीं कि मैं इतना फिजिकल वर्क मैं कैसे करूँ कि लड़के कर रहे हैं, मैं नहीं कर सकती हूँ। तो पहले तो खुद को इतना लेट डाउन करना ही नहीं चाहिए कि खुद को मौका दो कि खुद मतलब कि उभर के तुम आओगे। स्ट्रगल हर एक जगह पर होता है, तो स्ट्रगल के बाद लेकिन जो कामयाबी आती है उसका मज़ा भी फिर बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर खुद को तो पहले कम समझना नहीं चाहिए। और दूसरी बात ये मैम कि ये थिंकिंग है कि जो C सर्टिफिकेट है वो सिर्फ डिफेंस के लिए काम आता है, क्योंकि ऐसा नहीं है। C सर्टिफिकेट होल्डर अगर आप हो तो वो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी उतना ही काम आएगा जितना कि वो डिफेंस में काम आएगा। इनफैक्ट C सर्टिफिकेट होल्डर को पहले प्रायोरिटी दी जाती है हर एक चीज़ में। उसके बाद मैम कि ये एक थिंकिंग है यहाँ की इंडिया के लोगों की, कि सबकी नहीं बोल सकते, कुछ लोगों की ये है कि इंडिया में फ्यूचर नहीं है, सिर्फ 12th के बाद IELTS करके बाहर चले जाना है और वहाँ पे सेटल हो जाना है। तो जिनका ये मोटो है कि मुझे आगे जाके पढ़ाई बाहर करनी है, तो वो तो कोई बात नहीं, उनका वो मोटो है। लेकिन जो ये सोचते हैं कि यहाँ पे इंडिया में फ्यूचर नहीं है, तो वो चीज़ गलत है। एक बार ट्राई करना चाहिए कि जो मैं परस्यू कर रहा हूँ या फिर कर रही हूँ कोर्स, उसके रिलेटेड यहाँ पे क्या मुझे अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। एक बार पूरा रिसर्च करने के बाद देखना चाहिए कि मैं यहाँ पे कर सकती हूँ कि नहीं। और अगर लगता है कि नहीं, तो फिर बाहर जाने की बात सही है। लेकिन अगर डायरेक्ट कि पहले सोच लेना कि इंडिया में फ्यूचर ही नहीं बनेगा और फिर डायरेक्ट वो चीज़ सोच लेना कि चले जाना है, तो वो चीज़ काफ़ी गलत है। मतलब खुद अपने इंडिया को पीछे दिखा रहे हो कि हमारे इंडिया में फ्यूचर ही नहीं है। और जैसे कि सर ने बताया कि पेरेंट्स को भी थोड़ा मतलब कि एक बार सोसाइटी मैम कहती है कि आपके बच्चों के लिए ये सही है, वो सही है, ये नहीं करना चाहिए, आपकी लड़की को वो नहीं करना चाहिए, लड़कों के साथ बाहर जाके NCC नहीं करनी चाहिए, या फिर स्पोर्ट्स में नहीं जाना चाहिए, ज़माना नहीं है। लेकिन पेरेंट्स को सोसाइटी की ना सुनकर सिर्फ एक बार अपने बच्चों की सुननी चाहिए, क्योंकि कोई पेरेंट्स ऐसा नहीं होता है जो अपने बच्चों के लिए बुरा सोचता है। सभी पेरेंट्स यही सोचेंगे कि मेरा बच्चा एक मुकाम पर पहुँचे, ऊंचाई पर देखना चाहेंगे, कुछ बने। लेकिन सोसाइटी की सोचना वो चीज़ थोड़ी गलत होगी। और कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं, इनफैक्ट काफ़ी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को प्रायोरिटी देते हैं उनकी सोच को। लेकिन कुछ अभी भी पेरेंट्स इंडिया में ऐसे हैं जो सोसाइटी पर देखते हैं कि सोसाइटी क्या बोलेगी, तो वो चीज़ ना देखकर सिर्फ एक बार अपने बच्चों की देखें कि वो उनका क्या ड्रीम है। बस ये संदेश देना चाहूँगी, कोई प्रोफेशन छोटा नहीं होता है। अगर कोई डांसर बनना चाहता है, कोई पेंटिंग में अच्छा है, या फिर कोई म्यूज़िक में आगे फील्ड में जाना चाहता है, तो कोई प्रोफेशन छोटा या बड़ा नहीं है, बस वो उनकी कला है। तो एक बार सिर्फ अपने बच्चों के जो ड्रीम है उसे भी ध्यान देना चाहिए। बस ये मेरा संदेश है मैम। दृष्टि, आप क्या मैसेज देंगे? यस मैम, मैं बस ये मैसेज देना चाहूँगी कि जो भी आप कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, नो मैटर व्हाट फील्ड यू परस्यू, उसमें आप 100% दो। और मैं नेशनल लेवल बास्केटबॉल प्लेयर हूँ, तो मेरे कोच हमेशा कहते थे कि इन द बॉक्स बिहेवियर होना चाहिए। इन द बॉक्स मतलब जो आप कर रहे हो उसमें 100% दो, उसके बाद वो चीज़ छोड़ के उसके बाद दूसरी चीज़ करो। तो ये एक है कि जो जिसमें भी करो अपना 100% दो, और एक साथ सिर्फ एक चीज़ नहीं करनी है। आजकल सारे लोग मल्टीटास्किंग हो चुके हैं, एक ही फील्ड में आप अगर देखोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो आपको पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स में भी करिकुलर एक्टिविटीज़ डेवलप काफ़ी करनी चाहिए। हॉबीज़ आप बसाओ और नई नई हॉबीज़ बसाओ, स्पोर्ट्स करो, एटलीस्ट 1 या 2 स्पोर्ट्स तो करनी ही चाहिए। आप इंडोर स्पोर्ट्स खेलो या चाहे आउटडोर स्पोर्ट्स खेलो, पर स्पोर्ट्स और पढ़ाई दोनों में इक्वली लेके चलना चाहिए। तो क्या है कि आगे जाके आपको
कहाँ पे कहीं पे प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, कहीं पे आप पीछे ना रह जाओ दूसरे लोगों से। दैट्स ऑल। सर आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैडम, वुमेंस डे पे जैसे मैंने पहले बोला, आई थिंक एनसीसी या ऐसी कोई ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे डिसिप्लिन सिखाई जाए वो के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आई नॉट से बॉयज़ के लिए नहीं है, बट इट मेक्स अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन लेडीज़, जो उनके लाइफ लॉन्ग उनके दिमाग में रहता है, उनके व्यवहार उनके चाल चलन में नज़र आता है बच्चियों के, और वो अपना ही भला ना देखते हुए पूरे फैमिली को मतलब बेनिफिट मिलता है। तो आई विल से दैट फर्स्टली वुमेन आर नो लेस, और आज की तारीख में अनेकों नाम है जहाँ लड़कियों ने लड़कों से ज़्यादा बाजी मारी हुई है। आई विल ओनली से कि पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड। मैं ये बोलना चाहूँगा, एनसीसी में जिन पेरेंट्स को लगता है लड़कियों को लड़कों के साथ नहीं भेजना चाहिए या सेफ़ हैं कि नहीं है, मैं पूरे एश्योरेंस के साथ कह सकता हूँ कि एक बार जब बच्ची किसी कैंप में या किसी एक्टिविटी के लिए बटालियन में आ जाती है, उसके बाद वो उतनी ही उसके प्रति हमारी जिम्मेवारी है जितनी आपके उनके माँ बाप की होती है। पूरी सुविधाएं, पूरे प्लान प्रिपरेशन ऐसी होती है कि गर्ल्स एकदम सेफ़ रहें और उन पे कोई प्रॉब्लम ना आए। सो ये जो डर है या आशंका है पेरेंट्स में, मैं इस वुमेंस डे पे यही मैसेज उनको दूंगा कि अपनी बच्चियों को आने दीजिए, एनसीसी में अटेंड करने दीजिए। जो वो करना चाहती हैं, एडवेंचर में पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, माउंटेनियरिंग कोर्स या कोई भी सेलिंग कोर्स कुछ भी है, प्लीज़ लेट देम डू, वी आर देयर। वो हमारी जिम्मेवारी है आपके साथ साथ। और लड़कियां खुद भी कैपेबल हैं अपनी सुरक्षा करने में, उनको किसी और की ज़रूरत नहीं है, बस उनको एक डिसिप्लिन चाहिए और ऐसा एक फील्ड चाहिए जो उनको एक फिजिकली और मेंटली स्ट्रांग बनाए, और वो एनसीसी बहुत ही बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म है। थैंक यू सो मच आप दोनों का, और सर आपका, थैंक यू मैम। आपने इस मौके पर इतना टाइम हमारे साथ में स्पेंड किया। काफ़ी लोग आपको देख रहे होंगे और आप सबको और मोटिवेट भी हो रहे होंगे। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो इंटरनेशनल वुमेंस डे की आप सभी को एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। देखते रहिए TNN न्यूज़।